ईवीएम मशीनों का घोटाला जो आजकल देखने में आ रहा है, तो इसके ऊपर आप थोड़ी चर्चा करिए कि कैसे कोई कह रहा है बीजेपी ने गड़बड़ किया है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इस पे आप थोड़ा प्रकाश डालें। देखो, ईवीएम मशीन के घोटाले के संबंध में जो बातें सब कह रहे हैं, मैं उस पर चर्चा करना नहीं चाहता, क्योंकि ऑलरेडी अपने अपने तरीके के मत हैं। लेकिन कुछ मुद्दे हैं जो किसी ने नहीं उठाए, कुछ मुद्दे हैं जिनको कोई छूना नहीं चाह रहा। हर आदमी इस लड़ाई में पड़ गया है कि कांग्रेस ने किया, कि बीजेपी ने किया, कि आप क्यों हारी, कि हमारी वोटिंग क्यों नहीं आई, कि बटन यहां दबाते हैं वहां पहुंच जाता है। टेक्निकली कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा, ना ही इसके पीछे गहरे कारण पे जाने की बात हो रही। तो जरा मुद्दे उठाने के पहले सबसे पहले चुनाव आयोग की बात कर लेते हैं। चुनाव आयोग 10 कारण ऐसे बताता है कि ईवीएम मशीन से घोटाला नहीं हो सकता। पहले उन पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? कि 10 कारण। पहला कारण, ईवीएम मशीन किसी भी तरह से इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होती, ऐसे में ऑनलाइन हैक करना संभव नहीं है। नंबर 2, कौन सी ईवीएम मशीन किस पोलिंग बूथ पर रहेगी, इस बात का पता पहले से नहीं होता। पोलिंग पार्टी को एक दिन पहले पता चलता है कि उनके पोलिंग बूथ पर कौन सी सीरीज की ईवीएम जाएगी। नंबर 3, ईवीएम मशीन दो तरह की होती है, बैलेट और कंट्रोल यूनिट। इसके साथ एक तीसरी तरह की यूनिट भी अब जोड़ दी गई है, जिसे वीवीपीएटी कहा जाता है। नंबर 4, इसमें इसमें वोट देने के कुछ सेकंड के अंदर मतदाता को पर्ची दिखती है कि उसने किसको वोट दिया। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से अभी इस तरह की मशीन का इस्तेमाल सभी पोलिंग बूथों पे नहीं किया जा रहा। नंबर 5, वोटिंग शुरू होने से पहले ही ईवीएम मशीन को टेस्ट किया जाता है कि मशीन ठीक है या नहीं। यह भी देखा जाता है कि इससे किसी भी तरीके की छेड़खानी तो नहीं की गई। नंबर 6, इस प्रक्रिया को मॉक पोलिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद ही वोटिंग शुरू कराई जाती है। नंबर 7, सभी पोलिंग एजेंट से मशीन में वोट डालने को कहा जाता है, ताकि ये जांचा जा सके कि सभी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट गिर रहे हैं या नहीं। यदि ऐसे में किसी मशीन में टेम्परिंग या तकनीकी गड़बड़ी होगी तो मतदान शुरू होने से पहले ही पकड़ ली जाएगी। नंबर 8, मॉक पोल के बाद सभी उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट मतदान केंद्र की पोलिंग पार्टी के प्रभारी को सही मॉक पोल का सर्टिफिकेट देते हैं। इस सर्टिफिकेट के मिलने के बाद ही संबंधित मतदान केंद्र में वोटिंग शुरू की जाती है। ऐसे में जो उम्मीदवार ईवीएम में टेम्परिंग की बात कर रहे हैं, वे अपने पोलिंग एजेंट से इसके बारे में बात कर सकते हैं। नंबर 9, मतदान शुरू होने के बाद मतदान केंद्र में मशीन के पास मतदाताओं के अलावा मतदान कर्मचारियों के जाने की मनाही होती है। वे ईवीएम के पास तक नहीं जा सकते। जब मशीन की बैटरी डाउन या कोई अन्य तकनीकी समस्या होने पर मतदाता द्वारा सूचित किया जाता है, तब तक कोई नहीं जा सकता। नंबर 10, हर मतदान केंद्र में एक रजिस्टर बनाया जाता है। इस रजिस्ट्रेशन में मतदान करने वाले मतदाताओं की डिटेल अंकित रहती है, और रजिस्टर में जितने मतदाता की डिटेल अंकित होती है, उतने ही मतदाताओं की संख्या ईवीएम में भी होती है। काउंसलिंग वाले दिन इसका आपस में मिलान मतदान केंद्र प्रभारी की रिपोर्ट के आधार पर होता है। ठीक है? इन्होंने ये भी कहा है कि क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट। ऐसा पहली बार नहीं है कि ईवीएम मशीन से छेड़खानी के आरोप लगाए गए हों। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ईवीएम टेम्परिंग के कई मामले आए हैं, लेकिन आज तक कभी इस तरह का कोई मामला सही साबित नहीं हुआ। चुनाव आयोग की तरफ से कई बार आम लोगों को आमंत्रित किया गया कि वे खुद चुनाव आयोग जाकर ईवीएम मशीन को गलत साबित करने का दावा प्रस्तुत करें, लेकिन आज तक इस तरह का कोई भी दावा सही साबित नहीं हो सका। ठीक है, अब जरा इस पे बातचीत करते हैं शुरू से। देखो, टेक्निक इतनी आगे बढ़ गई है कि यदि हम छोटी छोटी तरीके से उसको जांच करेंगे तो हम कभी भी टेक्निक को नहीं समझ सकते। हम उसको ये देख रहे हैं, सब लोग ये देख रहे हैं कि हम ये बटन दबाते हैं और वो दिखाता है जांच सही हुई कि नहीं हुई। हम बटन दबाते हैं, किसी को ये शक है, हमने दबाया कांग्रेस पे, गया किसी पे, हमने दबाया भाजपा पे, गया सपा पे। तो इस तरीके की बातें हो रही, इस पे कोई भी समझ ही नहीं पा रहा कि मामला क्या है। हम सब उलझ के रह गए। लेकिन अभी यहां पे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठी हुई है, ठीक है? मैं इससे जानना चाहूंगा, क्या ईवीएम मशीन में ये संभव है कि इस ट्रिकी ढंग से काम किया जाए कि जब ईवीएम मशीन जांच से गुजर जाती है,
वोटिंग जब मतलब पोलिंग स्टेशन पे शुरू होती है ना, तो उस कंडीशन में उसके बाद उसकी सारी गड़बड़ियां एक्टिव हों, क्या ये संभव है? हाँ, ये पूरी तरह से पॉसिबल है। इसके एग्जांपल दे सकते हूँ, लाइक जैसे बॉम्ब होते हैं, वो ऑनलाइन कनेक्टिविटी नहीं होती उनमें। उनमें क्या टाइम सेटिंग हो जाता है, जब कनेक्ट किया टाइम सेट हुआ, रिमोट किसी के हाथ में, बटन प्रेस किया, ब्लास्ट। तो सेम इस कंडीशन में भी हो सकता है कि मे बी कोई ऑनलाइन कनेक्शन, ऑनलाइन हैकिंग ना हो, बट हार्डवेयर हैकिंग इज ऑल्सो पॉसिबल। सो ऐसा हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसा सेट कर दिया गया हो कि कुछ टाइम के बाद या कुछ इतनी वोटिंग्स के बाद ये सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो और ये खुद को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। इन केस अगर कोई आईटी की इंडस्ट्री के जो पर्सन है, हार्डवेयर की नॉलेज रखते हैं विद सॉफ्टवेयर नॉलेज, अगर ऐसे बंदे उसको टेस्ट करें तो वहां से वो डिटेक्ट हो सकता है कि इसमें ऐसी कुछ गड़बड़ है या नहीं। बट इसके लिए कोई क्वेश्चन ही नहीं उठा रहा कि ईवीएम मशीन की अभी तक टेस्टिंग क्यों नहीं की गई। अगर पब्लिक ने ये क्वेश्चन राइज किया है या किसी ने भी ये क्वेश्चन राइज किया है कि ईवीएम मशीन के साथ गड़बड़ी हुई है, तो उसको सामने से रख के उसकी टेस्टिंग क्यों नहीं की जा रही। हाँ, अब यही मुद्दे मैं उठाने जा रहा। देखो, तुमने बहुत स्पष्ट बताया, मैं लोगों को जरा समझा देता हूँ हल्के से। बात ऐसी है कि यदि मैं एक टाइमिंग ऐसी फिक्स कर दूं कि वोटिंग शुरू होगी 8 बजे सुबह और मैं 8:05 पे वो जो है मशीन की गड़बड़ी एक्टिवेट हो जाएगी, और वो गड़बड़ी इस ढंग की होगी कि शाम तक जितने भी वोट कैलकुलेट होंगे उसमें से वो अपने तरीके से चूज करके एक परसेंटेज बना ले कि ये परसेंटेज हमारा इस आदमी को दिया जाएगा। वो दूसरों में से कट भी कर सकता है, अपने बढ़ा घटा के भी कर सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि एक मशीन में ऐसा किया जाए, हर मशीन में अलग अलग तरीके की टाइमिंग डाली जा सकती है। मतलब उस पूरे एरिया पे जो मशीनें जा रही हैं, किसी पे 20%, किसी पे 70%, किसी पे 30%, इस तरीके की सेटिंग हो सकती है। ये पॉसिबल है। तुम्हारे हिसाब से पॉसिबल है? इसके लिए किसी भी प्रकार की ऑनलाइन हैकिंग की जरूरत नहीं है। ये हार्डवेयर हैकिंग कहलाती है। ये हार्डवेयर हैकिंग कहलाती है। तो अब जरा हम इसी मुद्दे पे आ जाएं। नंबर 1, चुनाव आयोग की पहली बात गलत सिद्ध होती है। ईवीएम मशीन किसी भी तरीके की इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता, ऐसे में ऑनलाइन हैक करना संभव नहीं है। ऑनलाइन हैकिंग की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं हार्डवेयर हैकिंग की, जो कि कंपनी बनाती है, वो चाहे इसको कर सकती है। जिसने बनाया है वो ये कर सकती है। ये भी पॉसिबल है कि जरूरी नहीं कि वो एक्टिवेट हो, लास्ट में जब कैलकुलेशन होती है उस वक्त भी पार्ट के साथ कुछ भी ऐसा किया जा सकता है कि वो आपस में जो कैलकुलेशन निकल के आ रही है वो रॉन्ग हो। बस ये कैलकुलेशन को रॉन्ग करने का सिस्टम किया जा सकता है, बहुत टेक्निकली पॉसिबल है। नंबर 2, कौन सी ईवीएम मशीन किस पोलिंग बूथ पर रहेगी इसका पता पहले से नहीं होता, ऐसा चुनाव आयोग कहती है। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें टोटल एरिया का एक कंक्लूजन निकालना है कि हमें इतने % वोट दिखाने हैं, है ना। वो किसी में कम ज्यादा के हिसाब से। अच्छा, हर जगह जीतने का भी नहीं। कई बार लोग इसमें ये कहेंगे कि फिर एक ही पार्टी फिर सब जगह क्यों नहीं जीत गई। नहीं, ये गणना इस तरीके से की जा सकती है कि किस क्षेत्र में हमें जिताना है, किस क्षेत्र में नहीं जिताना, और वो एक लंबा प्लान हो सकता है। आजकल ये सामर्थ्य है कि लोग ऐसे प्लान कर सकते हैं जब पूरे देश की बात आती है। तो दूसरी बात भी इनकी गलत सिद्ध होती है। तीसरी बात है, ईवीएम मशीन 2 तरीके की होती है, बैलेट और कंट्रोल यूनिट। इसके साथ तीसरे तरीके की यूनिट अब जोड़ दी गई है, वीवीपीएटी। ये बात इसलिए मान्य नहीं है कि इसका उपयोग केवल 0.67% हो रहा है, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर इसका उपयोग हो रहा है, इसलिए इस बात को कहने का कोई कारण ही नहीं बचता। चौथा पॉइंट भी इससे रिलेटेड है कि उसमें पर्ची सामने मिलती है, लेकिन अभी तक वो सुविधा सब पे लागू नहीं की गई। 5वां, वोटिंग शुरू होने से पहले ईवीएम मशीन को टेस्ट किया जाता है कि मशीन ठीक है या नहीं, कि इसमें कोई छेड़छाड़ तो नहीं है। तो मैं आप भी कह चुके हैं कि जब तक वो टेस्टिंग का टाइम चलता है, उस टाइम के बाद उसमें एक्टिवेट हो सकता है कि हमने सब टेस्ट कर लिया, एक दिन पहले 100 लोगों ने देख लिया, सारे मास्टर लोगों ने चेकिंग कर ली, जो भी ड्यूटी पे लगते हैं, उन्होंने कहा सब सही चल रही है, जिसको जितना वोट डटाएं डाल रहे हैं। लेकिन इसमें एक टाइमर लगाया जा सकता है कि फला डेट को इतने बज के इतने मिनट पे ये एक्टिवेट हो जाएगा, और तब वो घोटाला शुरू कर सकती है। नंबर 6, इस प्रक्रिया को मॉक पोलिंग कहा जाता है, ये उसी में आ जाती है 5 वाले में। नंबर 7, सभी पोलिंग एजेंट से मशीन में वोट डालने को कहा जाता है ताकि ये जांचा जा सके, लेकिन ये भी वोटिंग से पहले होता है।
तो अगर वोटिंग के बाद ये शुरू किया जाए 8:10 पे, तो फिर इसको पकड़ा नहीं जा सकता, यानी कि 7वीं बात भी कोई दमदार नहीं है। 8वां, मॉक पोलिंग के बाद सभी उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट मतदान केंद्र की पोलिंग पार्टी के प्रभारी को मॉक पोलिंग का सर्टिफिकेट देते हैं। इसका कोई मूल्य नहीं है। जब सारे ही लोग इसकी कोई नॉलेज ही नहीं रखते तो वो इसको प्रूफ दें या ना दें, इसका कोई बात नहीं रह जाती। 8वां भी फेल होता है। मतदान शुरू होने के बाद मतदान केंद्र से मशीन के पास मतदाताओं के अलावा मतदान कर्मचारी जाए आए, किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इंटरनल प्रॉब्लम है ना। 10वें नंबर की बात भी इसी तरीके की है कि जितनी डिटेल अंकित होती क्या होती है, इसमें यह है हर मतदान केंद्र पर एक रजिस्टर बनाया जाता है। इस रजिस्टर में मतदान करने वाले मतदाताओं की डिटेल अंकित रहती है और रजिस्टर में जितने मतदाता की डिटेल अंकित होती है उतने ही मतदाताओं की संख्या ईवीएम में भी होती है। काउंटिंग वाले दिन इसका आपस में मिलान मतदान केंद्र प्रभारी की रिपोर्ट के आधार पर होता है। मैं मान रहा हूं कि फाइनली कितने वोट पड़े ये सेट होता है, लेकिन अगर हम उसमें परसेंटेज तय कर दें कि इतने % वोट आएगा, तो कोई भी उसमें पकड़ नहीं सकता जब तक एक वोट की काउंटिंग ना हो। तो पहली बात तो यह है कि हार्डवेयर में ऐसा प्रोग्राम बना के डाला जा सकता है कि वो सेल्फ हैकिंग का काम कर दे। ये टेक्निकली पॉसिबल है। तो बिल्कुल नए तरीके की ये बात मैं उठा रहा हूं। दूसरी चीज, ये बात उठा रहा हूं तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है, पहली बात यह है कि जैसे ही चुनाव शुरू होते हैं, है ना, वैसे ही हमारा चुनाव आयोग सुप्रीम पावर हो जाता है। जैसे ही सुप्रीम पावर होता है, फिर वो एम्पायर की तरह होता है, जो उंगली उठा देगा वो मान्य होगी। इसीलिए पार्टियां इस संबंध में पहले रोक टोक कुछ कर सकती हैं, बाद में कोई रोक टोक नहीं कर सकती। तो मैं ये चाहूंगा कि सारी पार्टी इंडिया की ये मांग उठाएं कि जितने भी मतदान केंद्र पे उनके जो लोग खड़े होते हैं, हर पार्टी के जो लोग खड़े होते हैं, वो शाम तक जब मर्जी होगी तब वोट डालेंगे। उस वोट डालने की उन लोगों को रसीद मिले, और वो रसीद जिस समय वोटिंग मतगणना होती है, उस वक्त उस मशीन में कितने नंबर पे उन्होंने वोट डाला था, वो सही पहुंचा या नहीं पहुंचा, इससे देख सकते हैं। दूसरी बात, सभी पार्टियों को चाहिए कि अपने पास एक आईटी क्षेत्र का एक्सपर्ट रखें। वो मतगणना वाले दिन मशीनें कोई भी चुन के 5 या 7 बीच में से कोई सी भी उठवा सकता है और उसकी जांच कर सकता है कि इसमें कोई ऐसा सॉफ्टवेयर तो नहीं डाला गया। ये टेक्निकली पॉसिबल है और हर पार्टी एक आईटी क्षेत्र का एक्सपर्ट अपने पास रख सकती है। ये तो ईवीएम मशीन के संबंध में कम समय में मैंने बात की, लेकिन मेरी चिंता इससे थोड़ी आगे जाती है, फिलॉसफिकली है, थोड़ी सी अजीब सी लगेगी, लेकिन मैं तो उठाऊंगा। आज लोग जब भी ऐसी बात होती है तो वो कहते हैं ईवीएम मशीन में घोटाला किया किसने? भाजपा ने किया तो फिर और जगह कांग्रेस क्यों जीत गई? कांग्रेस ने किया तो भाजपा क्यों जीत गई? नहीं, इस बार का षड्यंत्र बहुत बड़ा था। इस बार का षड्यंत्र इतना बड़ा था कि ये भाजपा और कांग्रेस से अलग चला गया। मैं इसको थोड़ा समझाता हूं। मेरे शहर शाहजहांपुर में बहुत समय पहले एक बिंदल एग्रो करके कंपनी थी। उस कंपनी के बारे में मुझे इतनी पक्की जानकारी थी, और बल्कि हमारे शहर के बहुत लोगों को जानकारी थी, कि जब भी कोई शहर का आदमी चुनाव लड़ता था तो उन्हें लग जाता था कि ये फर्स्ट रह सकता है, तो उसको मान लो 1 करोड़ दे देते थे। उन्होंने कहा सेकंड रह सकता है, उन्होंने कहा 50 लाख दे दिए। वो हर एक को पैसा देते थे, क्योंकि हर एक को पैसा देने से उनके जो वो घोटाले कर रहे थे उस पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। घोटाले की बात बता दूं, बिंदल एग्रो 10-12 साल तक वहां प्रोडक्शन निकालती रही। प्रोडक्शन निकालने में उसको बहुत बड़ी कमाई हुई, लेकिन पूरी ही फैक्ट्री 10-12 साल तक ट्रायल पे चलती रही। ट्रायल पे चलने का मतलब है सरकारी टैक्स मार दिया। माल पूरा बेचा लेकिन सरकारी टैक्स मार दिया। अब सरकारी टैक्स अरबों खरबों रुपए का मारा जा रहा था, क्योंकि 1200 ट्रक लगभग वहां से रोज निकलते थे, जिसमें एक ट्रक में 700 से लेकर और 1200 तक बोरियां होती थी, बड़े छोटे ट्रक मिला के। अब इतने ज्यादा बोरियों पे 65 रुपए बोरी के हिसाब से एक मारा जा रहा था टैक्स सरकार का। तो किसी नेता ने आवाज नहीं उठाई, कुछ नहीं। बाद में जिन लोगों ने उस कंपनी के शेयर 10 रुपए में खरीदे थे,
15 साल बाद भी वो शेयर 10 या 11 रुपए में ही रहे और फिर वो कंपनी बेच के क्रप्को को दे दी गई और अब वो क्रप्को चलाती है। जब मैं ये सोचता था कि ये आखिर उन्होंने सारे नेताओं को पैसे क्यों दिए तो मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन अब ये गेम धीरे धीरे समझ में आ रहा है। हमारे देश में पॉलिटिक्स एक ऐसा चेहरा है जिसको हम हमेशा से मानते हैं कि ये देश में नियम लाते हैं, लेकिन जिस प्रकार हर शहर में छोटे छोटे विधायकों से कुछ लोग जुड़े होते हैं, वो छोटे छोटे टेंडर पास कराने के लिए विधायकों का सहारा लेते हैं, उसी तरीके से कुछ अब बहुत बड़े बिजनेसमैन इंडिया के लेवल पे बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जो बड़ी बड़ी पार्टियों को होल्ड करते हैं, वो उनको पीछे से पूरा पैसा देते हैं। ठीक है, इसका मैं तुम्हें ऐसे उदाहरण बताता हूं कि अगर वो सीधे सीधे पॉलिटिक्स में उतर आए तो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि कोई ना कोई जो उनके विरोध के लोग होंगे, विरोधी पार्टी के लोग होंगे, वो उनके प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो उनका बिजनेस खराब होगा। तो हमेशा ही वो अपने हित के लिए कुछ प्लान बनाते हैं, क्योंकि ये हमारे संविधान की मजबूरी है। संविधान की मजबूरी अभी तक ये चल रही है कि संविधान में नया विधेयक लाने के लिए हमें एक रास्ते से गुजरना पड़ता है, जिसमें पहले संसद भवन में विधेयक लाना पड़ता है, फिर राज्यसभा से पास कराना पड़ता है, फिर संसद भवन में लाना पड़ता है। तो बहुत सारे विधेयक हमारे नेता लोग नया लाना चाहते हैं उनके फायदे के लिए, लेकिन वो नए विधेयक ला नहीं पाते क्योंकि राज्यसभा में कुछ और लोग बैठे होते हैं और संसद में कुछ और लोग बैठे होते हैं, लोकसभा में कुछ और होते हैं। तो लोकसभा के लोग ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, लेकिन राज्यसभा के लोग हमेशा अड़चन दिखाते हैं और ज्यादातर राज्यसभा में छोटी पार्टियों के लोग बैठे हुए हैं, जैसे सपा के, भाजपा के, आम आदमी पार्टी के, ममता बनर्जी के, इस तरीके के छोटी छोटी तृणमूल पार्टी, ये वो सबके लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, अब देखो प्लान क्या चल रहा है। जो मुझे दिखता है, मुझे ये दिखता है कि इस बार का चुनाव असल में मतलब कांग्रेस और बीजेपी का मिला जुला खेल रहा। इस बार का चुनाव था छोटी पार्टियों को पूरे तरीके से नष्ट करने का प्लान, कि बिल्कुल नष्ट ही कर दो। विधानसभा से छोटी पार्टियां गायब करने का प्लान चल रहा है, क्योंकि मन चाहे जो है हम नियम लेके आ सकें, मन चाहे नियम। यह संविधान जिस तरीके से बनाया गया था, अंबेडकर ने जिस ढंग से बनाया था, उसकी रचना उन्होंने इतनी मजबूत की थी कि उसको तोड़ने के लिए, उसको मोल्ड करने के लिए बहुत सारे ताकतों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारे यहां बिंदल जो भी नेता खड़ा होता था उसको पैसे देती थी। आज जो बड़े बिजनेसमैन पार्टियों को फंड्स दे रहे हैं, वो हालत ये है कि अब किसको किसको दें, कांग्रेस को दें, बीजेपी को दें, सपा को दें, भाजपा को दें, तृणमूल को दें, आपको दें, किसको किसको दें, तो ये तो सब फंड खा जाएंगे। तो एक ट्रिक आई, उन्होंने कहा देश में केवल 2 ही पार्टी बना दो। विपक्ष तो जरूरी है, क्योंकि विपक्ष के बगैर अगर आप 100 में से 100 सीटें जीत जाए तो चुनाव कैंसिल माना जाता है, आपको मालूम है। इसलिए विपक्ष होना चाहिए। अगर कोई आदमी 100% किसी मतदान केंद्र पे 100% मतदान हो जाए तो वो मतदान केंद्र फर्जी माना जाता है, आपको मालूम है? नहीं मालूम। इसलिए फर्जी माना जाता है कि विपक्ष का अपना रोल है, विपक्ष की वजह से जो सत्ता में होते हैं वो सही काम करते हैं, इसलिए विपक्ष तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर विपक्ष ऐसा हो कि दोनों ही सेटिंग हो, जैसे इसी देश ने पहले गड़बड़ देखी कांग्रेस की, फिर कांग्रेस से हमने तंग आके हमने निर्णय लिया, हम उस पे आए, भाजपा पे आए। लेकिन कुछ ऐसी जगहें थी जहां पे भाजपा का रोल अच्छा नहीं दिख रहा था, जैसे पंजाब। लेकिन वहां पे अगर आप आ जाता तो फिर नई पार्टी उभरती, फिर से पैसा खिलाओ, फिर खाती या नहीं खाती भरोसा नहीं। तो ऐसे में उन्होंने वहां कांग्रेस को सत्ता में ले आए। अब लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो कह रहे हैं हो सकता है जीत गई हो, अब इतने सारे वोट किसको मालूम। तो ऐसी कंडीशन में हमारे देश में कहीं ना कहीं राजनेताओं से भी ऊपर की कुछ पावर, जिनको मैं बिजनेसमैन कहता हूं, वो हमारे देश को एक अलग ढंग से कंट्रोल करने की बात उठा रहे हैं। बीजेपी ने एक बात और उठाई थी जो कि मेरी बात को मजबूती देती है।
बीजेपी अभी बहुत समय से मांग उठा रही कि राज्यसभा का और लोकसभा का चुनाव एक ही साथ होना चाहिए। हम लोगों को समझाया जा रहा है इससे हमें सरकारी फंड में बचत मिल जाएगी। भाई क्यों, क्या बचत मिल जाएगी? मैं अपने घर में एक केले की टोकरी लाके और केले बेचता हूं और मेरे घर के लोग खरीदते हैं, तो पैसा भी मेरे पास आया, केले भी मेरे पास आए। इसमें कौन सा तुम्हें विदेशों में पैसा जा रहा? तुम नोटबंदी के दौरान तुम 2 महीने तक लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया, तब तुम्हें नहीं ये दिखाई दिया कि हमारा नुकसान हो रहा, लेकिन इलेक्शन होते तुम्हें इसमें नुकसान क्यों दिख रहा? नहीं, नुकसान दिख रहा है। इलेक्शन अगर एक ही समय पे होंगे दोनों जगह, तो क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियां 2 ही बचेंगी, इसलिए यही दोनों वर्चस्व में आएंगी और कोई आएगा नहीं। छोटी पार्टियों की पूरी हत्या हो जाएगी, क्योंकि फिर आदमी चुनाव इस तरीके से नहीं देगा कि यहां वाले हम लोकसभा के लिए इसको देते हैं और विधानसभा के लिए इसको देते हैं। फिर ऐसा नहीं होगा, फिर दोनों लोग एक ही जगह चुनाव के लिए आ जाएंगे, एक ही देंगे। तो ऐसे में राज्यसभा में भी वही पार्टी आएगी और लोकसभा में भी वही आएगी, तो संविधान के साथ खिलवाड़ करना उस पार्टी के लिए आसान हो जाएगा। समझो बात को, असली खेल संविधान से खिलवाड़ करने की तरफ चल रहा है। सारी लड़ाई संविधान से खिलवाड़ की। आज मैं ये मुद्दा सिर्फ इसलिए उठा रहा हूं कि बिजनेसमैन अगर किसी तरीके से पॉलिटिशियंस को अपने कंट्रोल में लेके ऐसे लॉ बनाते हैं कि बिजनेसमैनों को तो फायदा होता है और हमारे देश के लोगों को फायदा नहीं होता, तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति। मैं इसको ऐसे बयान करना चाहूंगा, ऐसा कहा जाता है, अभी तक कोई सिद्ध नहीं हो पाया है, लेकिन ऐसा कहा जाता है, बाबा रामदेव कहते हैं और भी लोग कहते हैं कि लगभग 65 सालों में हिंदुस्तान के नेताओं ने हिंदुस्तान से धन लूट के 10 लाख करोड़ रुपया स्विस बैंकों में जमा किया। 10 लाख करोड़, मतलब 70 सालों में सारे नेताओं ने मिलकर 10 लाख करोड़ का घोटाला किया। लेकिन आप जानते हैं कि अंबानी की ही अगर पूरी कंपनी की वैल्यू निकाल लो तो लगभग 80 लाख करोड़ रुपए के आसपास होती है। अंबानी के पास व्यक्तिगत रूप से जो पैसा है, जो उन्होंने व्यक्तिगत उनका है, वही लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का है, जबकि वो कंपनी से तनख्वाह लेते हैं। ठीक है, इतना पैसा सिर्फ अंबानी, अभी नीता अंबानी जोड़ो, उनका बेटा जोड़ो, और भी अनिल अंबानी जोड़ो, उनकी पत्नी जोड़ो, इन दोनों की मां जोड़ो, तो बहुत पैसा हो जाएगा। मतलब सारे देश में नेता घोटाला करने पे लगे तो 10 लाख करोड़, और एक आदमी बड़ा व्हाइट कॉलर से कमाता है 80 लाख करोड़। ये अगर मैं अभी एक दुकान खोलूं मोहल्ले में और वहां फ्री में माल बांटने लग जाऊं, तो लोगों को संदेह उठेगा इसके पास पैसा आ कहां से रहा। अरे मैं सन्यासी हूं, मैं कभी कभी पोस्टर डाल देता हूं कि भाई फ्री में आ सकते हो शिविर के लिए, तो लोग संदेह उठा देते हैं, भाई कहां से माल आ रहा है इतना स्वामी जी जो फ्री में खिला रहे हो। लेकिन पूरे देश को फ्री में नेट बांटा जा रहा है 4G, और कोई प्रश्न नहीं उठाता कि कहां से आ रहा है माल, क्या प्लान चल रहा है इसके पीछे, क्या व्यवस्था है। हो सकता है कि पूरे देश के सारे लोगों का डाटा कलेक्ट किया जा रहा हो, ये भी एक बड़ी व्यवस्था हो सकती, बहुत कुछ खेल हो सकते हैं। देखो, मैं सिर्फ कहना यह चाहता हूं कि कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति उतना ज्यादा नुकसान तुम्हें नहीं पहुंचा सकता जितना कोई व्यवसायी पहुंचा सकता है। आज फिर इस देश के ऊपर व्यवसायीकरण का खतरा मंडरा रहा है, उसी तरीके से जिस तरीके से आज से 250 साल पहले हमें एक कंपनी ने आके बहुत फायदे दिखा के हम पे कब्जा कर लिया था। हमें कभी अंग्रेजों ने गुलाम नहीं बनाया। आज मैं ये बात कह रहा हूं, हमें कभी भी अंग्रेजों ने गुलाम नहीं बनाया, हमें बनाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुलाम। ईस्ट इंडिया कंपनी एक बिजनेस के तहत आई थी और हालत ये हो गई थी कि हम पे पूरा कब्जा करके बैठ गई थी। अब ये कंपनियां जिस तरीके के प्लान कर रही हैं, अगर मैं पूरा खोलूंगा तो तुम हैरान हो जाओगे कि एक दिन हम सब इनके अंडर में नौकर होकर काम करने वाले हैं। और ये बहुत सलीके से काम करते हैं। नेता तो फिर भी उनकी गड़बड़ें पकड़ी जा सकती हैं कि क्या कर रहे हैं, लेकिन इन कंपनी वालों की तो गड़बड़ें पकड़ी ही नहीं जा सकती कि ये क्या कर रहे हैं। मैं इस देश को
फिर से खतरे में महसूस करता हूं यदि केवल इस देश में 2 ही पार्टियां बची। देखो, इस देश में जब भी केवल 2 ही पार्टियां बचेंगी, क्योंकि हमारा देश एक जात पात से चलने वाला है, धर्मों के आधार पर चलने वाला देश है। जब भी 2 पार्टियां बचेंगी, इस देश में धर्मांतरण और धर्माकरण शुरू हो जाता है कि एक मुस्लिम, एक हिंदू, एक मुस्लिम, हमें आपस में लड़ा के पूरा काम शुरू हो जाता है। लेकिन जब क्षेत्रीय पार्टियां खड़ी होती, आपको मालूम है भारत में हमेशा ही हिंदू मुस्लिम के राइट्स होते रहे, लेकिन सिर्फ बीच के 10 साल ऐसे बता सकता हूं कि इस देश में हिंदू मुस्लिम राइट नहीं हुए। और वो 10 साल थे जब केंद्र में सरकार मिली जुली चलती थी। 10-15 साल ऐसे चला कि मिली जुली सरकार चलती थी, किसी एक की पूरी आई नहीं थी। जब मिली जुली सरकार चलती थी तो हालत ऐसी होती, इसको समझो, जिस माँ बाप के 2 बच्चे होते हैं, वो बच्चे आपस में लड़ते हैं कि माँ बाप हमारे पास न्याय कर रहे हैं कि अन्याय कर रहे हैं। 2 बच्चे कहते तुम उसे ज्यादा चाहते हो और हमें नहीं चाहते। जब भी 2 बच्चे होंगे ये लड़ाई चलती है। लेकिन जिन माँ बाप के 10-12 बच्चे हो जाते हैं, उनमें ये कोई लड़ाई नहीं चलती कि तुझे ज्यादा चाहते हैं कि इसे ज्यादा चाहते हैं। वही साइकोलॉजी यहां पे भी लागू होती। जैसे ही 2 पार्टियां हो जाती हैं, गड़बड़ है। लेकिन 2 पार्टी हो जाने से आसानी सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो लोग आसानी से काम कर पाते हैं और ज्यादा बंदरबाट में नहीं पड़ते। अगर बिजनेसमैन से ज्यादा लोग मांगने लग जाएं हिसाब किताब, कमीशन, ज्यादा पार्टियां कमीशन मांगने लग जाएं, तो ऐसे हालत में बिजनेसमैन की हालत ये होती है कि भैया हम किसी कमीशन नहीं दे पाएंगे, इससे अच्छा ईमानदारी का कर लेंगे। लेकिन जब 2 ही पार्टियां होंगी तो आराम से 2 लोगों को खिलाया जा सकता है और पूरा काम किया जा सकता है। मैं तो ये चाहता हूं खाने वालों की संख्या बढ़ी रहे। बहुत उल्टी बात कह रहा हूं तुम सब। स्वामी जी, फिर नुकसान क्या है? जैसे बिजनेसमैन अगर आ भी जाते हैं तो जैसे डेवलपमेंट भी हमने करनी है देश की, देखो उसके पीछे की थोड़ा बताइए। देश की डेवलपमेंट बिजनेसमैनों के रहते भी हो सकती है और बिजनेसमैनों को सही तरीके से काम करने की भी हो सकती है। लेकिन जब वो अपने व्यक्तिगत लालचों पे इतना ज्यादा उतर आए कि राजनीति कंट्रोल करके तुम पे कब्जा करें, जैसे आज हर आदमी, जो नोटबंदी के बाद, जैसे मैं पहले कह चुका हूं, नोटबंदी के बाद सबसे बड़ा फायदा बड़े बिजनेसमैनों को हुआ, छोटों को नहीं हुआ। छोटे तो मर गए, लेकिन हर छोटी मछली, इतनी छोटी मछली होती उसे एक बड़ी मछली खा जाती, इतनी बड़ी मछली कांटे में लगाई जाती तो बड़ी और बड़ी खाती है। तो इसी तरीके से बड़ी बड़ी मछली छोटी छोटी को खाती चली जाती। जैसे मैंने कहा कि अगर आज तुम एक पैंट खरीदते हो जाके शोरूम से और एक पैंट खरीदते हो बाजार से, तो बाजार की पैंट तुम्हें सस्ती मिलती है शोरूम से, क्योंकि बाजार वाला टैक्स नहीं देता। लेकिन कल को जब वो टैक्स देने लगेगा तो बाजार और शोरूम की पैंट एक ही रेट में बिकेगी और तब तुम कभी भी बाजार में पैंट खरीदना पसंद नहीं करोगे, तुम शोरूम पे लोगे। जब शोरूम पे तुम लेने लग जाओगे तो नीचे वाला बर्बाद होने लग जाएगा। बाद में शोरूम वाले ही बड़ी कंपनी आके कहेंगी कि भाई तुम्हारी दुकान है, तुम रेडीमेड का काम करते हो, तुम्हारा पैसा तुम लगाओ, हमारी फ्रेंचाइजी ले लो और हमारा ही माल बेचो। तो कहने का मतलब सबसे पहला प्लान तो इनका ये होगा कि सब लोग हमारे अंडर में काम करें, और इससे डेवलपमेंट नहीं होता, इससे मूड पैदा होते हैं। जब बहुत लोग व्यवसाय करते हैं किसी भी क्षेत्र में तो कंपटीशन के कारण विद्वानता पैदा होती है। लेकिन जब एक व्यवसाय करता है और सारे लोग उसके अंडर में काम करते हैं तो विद्वानता पैदा नहीं होती, उससे मूर्खता पैदा होती। तो पहली बात तो यह है कि मैं मूर्खता के पक्ष में नहीं हूं, मैं विद्वानता के पक्ष में हूं। जब संविधान बनाते वक्त उन्होंने कहा था कि विपक्ष रहना चाहिए, उसका भी यही कारण था। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम जीत गए, अब तुम पे कोई उंगली नहीं उठाएगा, 5 साल काम करो, ऐसा भी तो हो सकता है। अगर तुम बिजनेसमैन को चाहते हो कि आजादी देके और डेवलप हो जाए, तो नेताओं को भी दे दो आजादी। एक बार जो जीत गया, बार बार 5 साल बाद क्यों करते हो भैया? तुम ऊपर बैठे रहो, अब तुम ही चलाओ देश। लेकिन हम पीछे उसको रोकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कोई, हर आदमी से पूरी उम्मीद कही नहीं जा सकती ईमानदारी की। चाणक्य जैसा विद्वान, उस आदमी ने उस समय यह सोच के कि कोई भी आदमी धोखा दे सकता है, हर आदमी के पीछे गुप्तचर लगवाए थे। और कहानी यहां तक कहती है कि चाणक्य ने अपने पीछे भी गुप्तचर लगवा रखा था कि कहीं किसी दिन मैं ही धोखा ना दे जाऊं। चाणक्य जैसा आदमी
वो भी ये कहता है कि हो सकता है किसी दिन मैं भी बदल जाऊं, तो इसलिए मुझ पे भी संदेह बरकरार रखना। बाहर जगत का खेल संदेह पे चलता है, संदेह से डेवलपमेंट होते हैं, इसलिए मैं इसके। और दूसरी बात ये बिजनेस के जो लालच होते हैं ना, अगर इनको सही से समझो तो बात तो ऐसी होती है, सबसे पहले तो आदमी कहता है हम पेट के लिए रोटी कमाते हैं, पेट के लिए रोटी मिल जाती, कहता अब हमें पैंट शर्ट खरीदनी है, पैंट शर्ट के लिए धन आ जाता, कहता अब हमें कार खरीदनी, कार के लिए धन आ जाता, कहता अब थोड़ा सा यार जरा कोठी वोठी भी हो जाए, जब कोठी वोठी हो जाता तो कहता यार जरा यार हम भंडारा करवाएंगे, ये करवाएंगे, नाम हो जाए, फिर भंडारे के लिए धन चाहिए, फिर ऐसे जब नाम हो जाता है तो फिर उसकी इच्छा होती है कि मेरे पास लोग गुलाम रहें। अंबानी की कोठी में 3 लोग रहते हैं केवल, अंबानी, नीता अंबानी और उसकी बेटी, या मान लो बेटा 4 रहते हैं, 500 लोगों का वहां स्टाफ है। क्या ये सिर्फ रोटी के लिए जी रहे हैं? कहां पहुंच गई है? और तुम एक बात देखो, इन लोगों के भरोसे नहीं है कि ये क्या क्या कर बैठे हैं। यही लोग जब अमेरिका में बिजनेस चलते हैं, अमेरिका के बड़े से बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, हथियार बनाने का काम करते हैं। जी मैं पूछने लगी थी कि लाइक जैसे अमेरिका जैसा देश है तो वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, तो वहाँ पे बिजनेस को सबसे ऊपर लिया जाता है। पहले जो भी बंदा है मतलब वर्क कर रहे हैं तो आई थिंक बिजनेसमैन ज्यादा है वहाँ पे, तो वो भी डेवलप्ड है। अगर वही चीज इंडिया में इम्प्लीमेंट होती है तो उसमें देखो गड़बड़ कहाँ पे है? हमारे पुराने शास्त्रों के अनुसार पे कुछ बातें बहुत अच्छे से समझी जा सकती हैं। वो कहते हैं कि 4 वर्ण होते हैं। अब वर्ण का मतलब जात से मत जोड़ लेना, मेरी बात अभी पता लगा मायावती आंदोलन छेड़ दें और फिर सब हिंदू धर्म वाले आ जाएं सब आंदोलन छेड़ दें। आंदोलन छेड़ने से पहले मेरा सोचो। वर्ण व्यवस्था 4 तरीके की कैटेगरी होती है सामाजिक। सबसे पहली कैटेगरी कही जाती थी कि शूद्र। शूद्र का मतलब होता है वो लोग जो अभी शरीर के तल पे जीते हैं। इसका मतलब वो लोग जिनके पास ज्यादा धन नहीं है। ऐसे लोगों को समाज में रोजगार दिया जाना चाहिए जहां वो मेहनत कर सके, इन्हें शूद्र बोला जाता था। पहली श्रेणी शूद्र, जो आदमी काम कर सके, ऐसी संख्या हजारों की होती, हजारों लोग, लाखों लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे काम कर सकें। फिर वो कहते हैं दूसरा लेवल होता है वैश्य। वैश्य का मतलब बनिया। वो कहते हैं इन लोगों को रोजगार देने का काम वैश्य कर सकता है। वैश्य रोजगार देगा तो ये लोग काम करेंगे, एक दुकान खोलेगा, वहां 2 कर्मचारी रखे जाएंगे, ऐसे काम करेगा, ये वैश्य होती है। फिर वैश्य से होता था क्षत्रिय। वो कहते थे वैश्य कभी गड़बड़ कर सकता है, वैश्य कभी ऐसे काम कर सकता है कि लोगों को ठगने का काम करे, धोखा देने का काम करे। तो वो क्षत्रिय का काम करता था राजा। राजा कहता था हमें प्रजा का हित भी करना है, क्योंकि तू काम तो देगा लेकिन सड़कें कौन बनाएगा, तू काम तो देगा बिजली कौन लाएगा, तू काम तो देगा इन लोगों को और सुविधाएं, सिक्योरिटी, पुलिस कौन देगा। तो ऐसे में राजा कहता था कि मैं राजा हूं और मैं बनियों से टैक्स लूंगा और उस टैक्स से इनका भला करूंगा। ये और फिर उसके ऊपर राजाओं की, जिन्हें क्षत्रिय बोला जाता था। फिर क्षत्रिय भी सब कुछ नहीं होते थे, क्षत्रिय के ऊपर होता था ब्राह्मण। वो कहते थे कि राजा जो है वो भी कभी कभी अहंकार के वशीभूत होके इतने ज्यादा टैक्स लगा सकता है कि लोगों को बर्बाद कर सके। हो सकता है राजा अय्याश टाइप का हो जाए तो लड़कियों को किडनैप करना, ये सब काम चल सकते हैं। तो ऐसे में राजा के ऊपर समझदार लोग होते थे जो उनके गुरु होते थे और आध्यात्मिक स्तर पे समझदार होते थे। ये बुजुर्ग वो लोग होते थे जो बहुत आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए। तो ऐसे लोगों के गाइडेंस में राजा काम करता था। लेकिन अभी हालत ये है, देखो पहले 4 वर्ण व्यवस्थाओं में दूसरे नंबर पे बनिया आता था, लेकिन अब बनिया टॉप पे पहुंच गया। अब ब्राह्मण है ही नहीं कहीं पे, अब बनिया टॉप पे पहुंच गया। अब बनिया वैश्य को भी चला रहा है, सॉरी क्षत्रिय को भी चला रहा है। ये गड़बड़ हो गई। हमने बहुत टेक्निकली डिवाइड किया था। लोग इसको जात पात से जोड़ देते हैं, जात पात नहीं थी वो, तो हमने अब शूद्र नाम अब सबको दे दिया तो गड़बड़ हो गई। लेकिन शूद्र एक कैटेगरी होती थी। कई बार ऐसे वैश्य भी होते थे जो काम करते थे, वो भी शूद्रों की श्रेणी में आते थे। बहुत से वैश्य होते हैं जो शूद्रों की श्रेणी में आते हैं, बहुत से क्षत्रिय होते हैं जो वैश्य की श्रेणी में आते हैं। लेकिन ये कैटेगरीज अब आज की तारीख में देखो, हर आदमी बनिया हो गया, हर आदमी बिजनेस कर रहा है।
बिजनेस की बात कर रहा है। हमने वर्ग का विभाजन भूल ही गए। तो क्या होगा इस दुनिया में अगर सब बनियागिरी करने लग जाएंगे? बनियागिरी करने लग जाएंगे। बनिए का एक ही अर्थ होता है, जो मन के तल पे जी रहा है। जो मन के तल पे जी रहा है उसकी खजाने कभी नहीं भर सकते। वो हमेशा ही आगे की बात और सोचता रहेगा। वो करोड़ मिल जाएगा अरब सोचेगा, अरब मिल जाएगा खरब सोचेगा। और मैं आपको बता दूं कि एक बार सामान्य आदमी का तो दिल दुख भी सकता है, क्षत्रिय का भी दिल दुख सकता है। एक सम्राट अशोक भी हो सकते हैं जो हत्याएं करने के बाद कहें भैया हम सन्यासी हो जाते हैं। लेकिन बनिया एक ऐसा होता है, अगर सही मानों में वो बनिया हो गया तो वो अपने बाप से भी जो है पैसा ले लेता है। उसके पास किसी तरीके की करुणा नहीं बचती। इसीलिए हमने इस देश में एक सिंबॉलिक दिया था कि हमने लक्ष्मी को उल्लू की सवारी बनाया कि कुछ लोग उल्लू टाइप के होते हैं, लक्ष्मी उन पे सवारी करती। वो ये उल्टी बात है। असल में बात यह है, उल्लू वही होते हैं जो लक्ष्मी को सर पे बैठा लेते हैं, सबसे बड़ा लक्ष्मी को ही मान लेते हैं, वो उल्लू होते हैं। और ये बनिए होते हैं। जो बनिए पूरे तरीके से डूब गए हैं पैसे में, मैं उनको उल्लू की श्रेणी में लाता हूं। उनको और कुछ नहीं दिखता, उनको देश भी नहीं दिखता, उनको समाज भी नहीं दिखता, उनको कुछ नहीं दिखता, उनको सिर्फ अपना प्रॉफिट दिखता है। वो अपने प्रॉफिट के लिए सब कुछ कर देंगे। वो अपने प्रॉफिट के लिए 500 और 2000 के 1000 के नोट फाड़ के भी फेंक देंगे जरूरत पड़ने पे, लेकिन किसी की मदद नहीं करेंगे। वो रद्दी को घुन लग जाने देंगे, लेकिन समाज कल्याण के लिए आगे नहीं आ सकते। समाज कल्याण भी को करेंगे तो प्रॉफिट के लिए, जैसे हमारा जियो चल रहा है, समाज कल्याण कर रहा है लेकिन बहुत बड़े प्रॉफिट के लिए कर रहा है। उनका समाज कल्याण भी इससे रिलेटेड है। आप समझो बात को। ऐसे लोग समाज कल्याण कैसे करते हैं, जैसे मैं बताऊं आपको। मालूम है बंदूक की गोली जो बनती है, बंदूक की जो गोली बनती है, वो लोग ऐसे हॉस्पिटल बनाते हैं जहां पे बंदूक की गोली लगने का इलाज किया जाता है। आपको मालूम है जो लोग तंबाकू बेचते हैं वो लोग ऐसे हॉस्पिटल बनाते हैं जहां कैंसर का इलाज होता है। क्या गजब का देखो बात है कि तंबाकू बेचने वाला जो कैंसर पैदा करता है, लेकिन वो कैंसर हॉस्पिटल बना देता है। हम भला काम कर रहे हैं। गजब का खेल चल रहा है, बहुत गजब का खेल चल रहा है। सरकार का लालच देखो। सरकार को दो चीजों से बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। सरकार को सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है नशे की चीजों से, जो शराब बिकती है, सिगरेट बिकती है, इससे बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। और दूसरा प्रॉफिट होता है फिल्म इंडस्ट्री से, मनोरंजन टैक्स। ये दो प्रॉफिट के बहुत बड़े सरकार के सीधे सीधे अड्डे हैं। लेकिन सरकार यहां पे बनियागिरी दिखा जाती। शराब पूरी बंद नहीं करती, शराब के ऊपर लिख देती है पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। टीवी चैनल्स पे वो सिर्फ दूरदर्शन पे तो रोक लगा देती है, बाकी सब जगह मामला चल रहा है। उन्होंने कहा तुम अश्लील बनाओ कोई दिक्कत नहीं, ए लिख लेना बस। अगर अश्लीलता बुरी हो तो पूरी रोक दो, ए लिखने से क्या है। लेकिन क्या है, यहां पे उसकी बनिया बुद्धि आ जाती है। यही भविष्य में बड़ी कंपनियां होंगी, ऐसा हो सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। जो मैं कहने जा रहा हूं कि अभी तो लोगों को लगता है ना मोदी जी ने बड़ा प्रहार किया इनके ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय देश के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इनके पास एक चीज ऐसी है जिसको ये कंट्रोल और करना चाहते हैं पूरे तरीके से, और वो होगा फूड वर्ल्ड, खाने का जगत। अभी भी इस देश में सबसे ज्यादा शोषित है किसान। हम मानते हैं किसान सबसे ज्यादा शोषित है। हम किसान की, अभी हमने सुना था कि जिस समय नोटबंदी हुई थी लोगों ने अपने आलू टमाटर फेंक दिए। भाई मुझे कहीं नहीं मिले यार, मुझे बताओ कहां फेंकते कहां हैं। फेंके, 1 रुपए किलो भी बेचा, लेकिन 1 रुपए किलो बेचा मंडी में, हमें तो 20 रुपए मिला। हमेशा हमें तो 20 में मिलता था भाई। पहले मंडियों की हालत ये होती थी कि आप किसान का सामान बिकवाएंगे, उसमें से कमीशन खाएंगे, आपको 2% कमीशन मिलेगा। ये मंडी का लॉ होता था। अभी मंडी की हालत ये हो गई है कि वो किसान का सामान ले लेते हैं, अपनी मर्जी से रेट तय करते हैं आगे की। किसान बेचारा, हो सकता है, मेरा जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है, भविष्य का एक बहुत बड़ा प्रहार होने वाला है।
बड़ी बड़ी कंपनियां आने वाली हैं, जो कंपनियां कहेंगी। अब किसानों के बच्चे क्योंकि सब मनी माइंडेड हो गए, वो कोई भी अपने गांव में रह के काम नहीं करना चाहते। गांव में किसी के पास 10 बीघे जमीन है, 20 बीघे है, बस एक ही काम कर रहे हैं, ज्यादातर पेड़ लगा दो, पेड़ लगा दो, बाग में इकट्ठे काट लेना, बस इतना काम, मेहनत नहीं करना चाहते। यही कंपनियां आएंगी, तुम देखना, जो गांव के लोगों को ही नौकरी देंगी और इनके ही जमीनों को ठेके पे लेंगी। आने वाला है वक्त, लिख लो, आज लिख लो, 5 साल में आ जाए, 7 साल में आ जाए, 10 साल में आ जाए, ये पूरे देश के किसानों को भी अपने कंट्रोल में ले लेंगी। और तब तुम्हें गेहूं जो है सस्ता नहीं मिलेगा, तब तुम्हें 70-80 रुपए किलो खाने को मिलेगा। अभी सबसे बड़ा प्रॉफिट का जो क्षेत्र है वो हमारा फूड का है, ये होने वाला है। ऐसे तो पूरी बर्बादी है पूरी। हम सब देखो 2 ही वर्ग बचेंगे, एक बचेगा शूद्र और दूसरा बचेगा बनिया। क्षत्रिय नहीं रह जाएंगे, और ब्राह्मण को तो कोई पता नहीं, ब्राह्मण तो मैं बैठा हुआ हूं और मेरी तो कोई सुनेगा ही नहीं। मेरी तो वीडियो भी मैं भौंकता रहता हूं और उसके बाद जो है इसको भी लाइक करने में लोगों को मौत आती है। इसको भी आगे बढ़ाने में डर लगता है कि कहीं स्वामी जी को हमने दिखा दिया आगे, पत्नी ने देख लिया, पति ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा कि ये किस आदमी से तुम जुड़ गए। बात ऐसी है, मैं जो कह रहा हूं चिंतन के आधार पे कह रहा हूं, और मुझे ये भय है कि क्षेत्रीय पार्टियों का जिस तरीके से शोषण हो रहा है, आज क्षेत्रीय पार्टियां मेरा कहना माने, ये क्षेत्रीय पार्टियां सब संगठित हो। मैं ईवीएम मशीन के घोटालों के संबंध में भी बता सकता हूं, हर बात के संबंध में बता सकता हूं कि इसे कैसे रोका जा सकता है। ईवीएम मशीन पे घोटालों की इतने सब बात उठा रहे क्षेत्रीय पार्टियां, लेकिन कितनी मूढ़ हैं, ये एक बार भी ये नहीं उठाए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरों से पूछो कि किस तरीके से घोटाले होते हैं। ये तो साफ है, सामने ही है। ये तुम्हारे सामने है क्योंकि तुम इंजीनियर हो, तुम्हें पता है, और ये मुझे पता है क्योंकि मैं भी सॉफ्टवेयर की नॉलेज थोड़ी बहुत रखता हूं। लेकिन उनको नहीं पता, उनको तो यही है कि अब देखो, पहले जब बैलेट पेपर आते थे तब बैलेट पेपर की जनगणना के लिए जो लोग खड़े होते थे वो उस लेवल के होते थे। जब सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी आ गई तो उसकी जनगणना के लिए भी जो खड़े होने चाहिए उनके पोलिंग एजेंट, वो उसी लेवल के होने चाहिए। हालत ये हो रखी है कि तुमने एप्पल का मोबाइल पकड़ा रखा है उस आदमी को जिसको एबीसीडी आती नहीं। अब फिर तुम कह रहे हो कि जी भाई तो सब कुछ तो सही है, बहुत सुंदर मोबाइल है, अच्छा सा सेब दिख रहा बीच में, वो थोड़ा कटा हुआ है, होने दो, चूहा काट ले गया होगा। तो ऐसे बात नहीं बनती। मैं कह रहा हूं ये घोटाला, ये कांग्रेस और बीजेपी तो हमें नजर आती है, असल में ये भी नहीं है। 3 षड्यंत्रों को हम बता दें, अंत में उसी की बात कह रहे हैं। ईवीएम वोटिंग मशीन के जरिए पूरे देश को बेवकूफ बनाने का प्लान चल रहा है, पब्लिक से उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। और ध्यान रखना, बनिया भी जिस समय लूटने पे आ जाता था तो बनिए को लूटने का काम जनता कर लेती थी, पहले दुकानें लूट लेती थी जनता। मैं ये कह रहा हूं जनता जागे, जनता को जागने की जरूरत है, नहीं तो एक दिन तुम सिर्फ गुलाम बनोगे और कुछ नहीं होगा। तुम्हें लिमिटेशन तय कर दी जाएगी कि तुम्हें इतना इतना, हो सकता है फ्यूचर में सारे लोगों को ये गुलाम बना ले और उनके पास इतना कार्ड दे दें कि इससे बस तुम महीने का खर्चा कर सकते हो, तुम्हें 10,000 टोकन मिल गए और तुम खर्चा करना, बाकी तुम सब मेरी दुकान से खरीदो। जब सब बनाना भी हमें है। कमाल की बिजनेसमैन क्या करता, बिजनेसमैन तो परसेंटेज निकालता है सिर्फ, वो तो मेहनत भी नहीं करता। अंबानी तो गोल्फ खेलते हैं यार, अंबानी कौन सी मेहनत करते हैं। हमारा किसान मरा जा रहा है, अंबानी ने दिमाग लगा लिया, अच्छा दिमाग लगाया, लेकिन यार तरकीब से लगाओ। ऐसा होता है, देखो पूरे समुद्र में लाखों तरीके की मछली होती है, एक छोटी मछली के ऊपर बड़ी मछली होती है और ये इससे एक व्यवस्था चलती रहती है, इसे बोलते हैं जीवन चक्र। लेकिन अब सोचो, एक सबसे बड़ी मछली और एक सबसे छोटी मछली हो, 2 ही तरीके की मछली समुद्र में बची, जीवन चक्र कहलाएगा। जंगल में 2 ही लोग, एक चूहा एक शेर, जीवन चक्र कहलाएगा। दुनिया में 2 ही तरीके के लोग, या मजदूर या धन्ना सेठ, जीवन चक्र कहलाएगा। तो जीवन चक्र ना टूटने पाए, ये मेरा पूरा प्रयास है। जीवन चक्र चलना चाहिए। मैं यहां पे तो भाजपा से भी आगे निकल गया। कई बार लोग समझते मैं भाजपा के विरोध में हूं, ये कांग्रेस के पक्ष में हूं, क्या हूं? नहीं, मैं किसी साले के पक्ष में नहीं हूं। मैं पूरी व्यवस्था को, नेचर के पक्ष में हूं। मैं धार्मिक आदमी हूं, मेरा काम नेचर के पक्ष में होना है।
नेचर ने एक बहुत सेटन व्यवस्था दे रखी है कि एक जीवन चक्र होता है, सब चलने चाहिए। जीवन चक्र जब बीच में कहीं से टूट जाता है तो सब गिर जाता है। ये 4 जो वर्ण व्यवस्थाएं बनी थी हमारे, बहुत सोची समझी हैं। आप 4 वर्ण व्यवस्था में 2 हटा दीजिए। आप नेताओं पे कंट्रोल करने वाले क्षत्रिय हटा दीजिए, सॉरी बनियों पे कंट्रोल करने वाले क्षत्रिय हटा दीजिए, सब डैमेज हो जाएगा। तो मैं जैसे कुछ भी हो सकता है, लाइक मोदी ने नोटबंदी कर दी, कितने लोगों ने उसके खिलाफ बोला, पर कर कुछ भी नहीं पाया कोई भी। भाई देखो, अजब ईवीएम वोट से मामला हो रहा है, तुम्हारा वोट ही नहीं है। मैं वही कह रही हूँ कि जैसे मोदी के उस बात का कोई विरोध हमने जितना भी किया हो, बट स्टिल उस पे कुछ ऐसा नहीं कर पाए। आप मेरी बात नहीं समझे। कल को आप मेरी बात कह दे, हमें करना पड़ेगा वो। भाई मोदी ने इतना बड़ा घोटाला किया, बड़े बड़े लोगों के पास पैसा गया ना। अब ये बड़े सब लोग तो आईटी के जानकार और ये सब हैं, वो भी आगे नहीं है। वो आगे क्यों आएंगे जब उनको फायदा आप कर रहे हैं? पूरे आईटी क्षेत्र को फायदा पहुंचाया गया इससे। कोई बड़ी बात नहीं, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, सिर्फ इतनी जानकारी है कि एक हैदराबाद की कंपनी और एक बेंगलोर की कंपनी ईवीएम मशीन बनाती है। बेंगलोर में तो सबसे बड़े सुनो, तो मैं वही कह रहा हूं कि कोई बड़ी बात नहीं है कि ये छोटी छोटी जो क्रेडिट कार्ड की मशीनें और ये सब भी इन्हीं लोगों ने बनाई हूं। ये कार्ड यूज करने की स्वैप मशीन और ये सब चीजें और ये सॉफ्टवेयर ऐसे मैनेज करने वाले, ये सब इन्हीं लोगों ने बनाए हों। इसमें तो बैंकिंग सेक्टर को भी बहुत बड़ा फायदा होगा इसमें। देखो, मैं वो सारी बातें हटा के सिर्फ अंत में यहाँ आ जाऊं, नहीं तो बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा, लोग बोर हो जाएंगे, है ना। हम लोग तो घर में चर्चा करते रहेंगे भी चाय बनवा के, लेकिन अभी पहले जो है बात तो 3-4 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा कि सारे लोगों को होशियार हो जाना चाहिए, हमको एक बहुत बड़े षड्यंत्र में फंसा जा रहा है। दूसरी चीज, विधानसभा और लोकसभा का इलेक्शन एक साथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यह हमारे संविधान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। नंबर 3, सभी पार्टियों को ईवीएम मशीन के विरोध में इकट्ठा होना चाहिए और उससे कैसे काट निकाली जाए उस पर लड़ना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया कि ईवीएम मशीन से खिलवाड़ हो सकती है। तीसरी, चुनाव आयोग कोई भगवान नहीं है, वहां भी उसी तरीके के हांड मास के पुतले बैठे हैं, कम से कम चाणक्य से तो अच्छे नहीं हैं। इन पे भी एक जांच बैठनी चाहिए। मेरा तो सीधा सीधा इन सब पे बात है। तो ये सारी चीजें होने की जरूरत है और इनको होना चाहिए। मैं ये बात उठा रहा हूं, ईवीएम मशीन को मैंने टेक्निकली ढंग से समझाया, बाकी आप समझदार हैं, जो मर्जी हो आप करें।